हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो हम मध्य प्रदेश में वन करेंगे। तो इसका जो इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर हमने किया था वो भी हमने मध्य प्रदेश में वनों के संबंध में ही किया था, लेकिन वहां पर हमने वन स्थिति रिपोर्ट जो भारत सरकार या पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो जारी की जाती है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूं तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो वन संपदा की दृष्टिकोण से संपन्न राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में भारत में की अगर मैं बात करूं तो भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में मिलते हैं तो वो हमारा मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 74,482.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं कि हमारे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये वन मिलते हैं, तो 25.14% क्षेत्र में वन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो थी बात वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है हमारे मध्य प्रदेश में, वो कुल कितना है, जिसमें हम आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों को शामिल करते हैं, तो दोस्तों वो जो क्षेत्रफल है वो 94689 मतलब कि 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल काउंट किया जाता है, जिसके अंदर में लगभग 30.72% क्षेत्रफल शामिल होता है हमारे मध्य प्रदेश का। तो ये जो आंकड़ा है आपको ये याद थोड़ा सा रखना है। ये दोनों चीजों में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर देखने मिलेगा आपको कि जो केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें 25.14% और जो राज्य सरकार के द्वारा है उसमें 30.72%। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण है, हमारे मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण को हम 5 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला भाग है वो है आपका प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर हम इन 3 भागों में वनों को बांटते हैं हमारे मध्य प्रदेश के क्रम में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रादेशिक मतलब कि प्रदेश संबंधित आधार पर उनके नाम देखिए। यहाँ पर पहला मिलता है आपको मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मुरैना और शिवपुरी कहाँ है मध्य प्रदेश में, उनकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो आप देखेंगे ये उत्तर की ओर है। तो उस क्षेत्र को हमने नाम दे दिया, एक मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। दूसरा है आपका विंध्यन कैमूर क्षेत्र और तीसरा है नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। मतलब नर्मदा नदी के संपूर्ण दक्षिणी भाग में जितना क्षेत्र है उसको हम किसमें काउंट करते हैं, प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा है आपका भौगोलिक आधार पर वनों का, ठीक है, वर्गीकरण। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें भी हमने 3 प्रकार के वन पढ़ते हैं भौगोलिक आधार पर। पहला आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, क्या होते हैं इनकी इनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इसके बाद है आपका प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर वनों का 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सागौन वन, दूसरा है साल वन, तीसरा है बांस वन और चौथा है मिश्रित वन। ठीक है, फिर है आपका शासकीय आधार पर वन। तो शासकीय आधार पर वनों को पुनः हमने 3 भागों में बांटा है, आरक्षित, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वन विभाग के अनुसार। वन विभाग के अनुसार भी 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। पहला है राजकीय वन, दूसरा है नियम निकाय वन और तीसरा है निजी वन। तो ये तो था हमारे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण जो हम 5 भागों में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं 2, 3, 4, 5। तो आंसर होगा आपका 5 भागों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि किस आधार पर कितने भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। जैसे कि भौगोलिक आधार पर तो 3 है, प्रजाति के आधार पर 4 है। तो मेंस में वैसे ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। जब भी कभी आपसे मेंस में एग्जाम में पूछा जाएगा वनों के वर्गीकरण के आधार पर, तो हमेशा इस कोई ना कोई पर्टिकुलर एक आधार दे देगा आपको कि जैसे कि भौगोलिक आधार पर वनों के वर्गीकरण को समझाइए। ठीक है, तब आपको ये आधार लिखने पड़ेंगे, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर और वन विभाग के अनुसार। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला आधार है प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रादेशिक आधार पर वनों को हमने 3 भागों में देखा था। पहला था आपका मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, दूसरा था विंध्य कैमूर क्षेत्र और तीसरा था नर्मदा का दक्षिणी भाग। ठीक है, तो अब ये मैंने मध्य प्रदेश का मैप बनाया है। अब आपको पता है कि मुरैना मुरैना और शिवपुरी लगभग मध्य प्रदेश में यहाँ पर और यहाँ स्थित है। लगभग अगर मैं बात करूं तो मुरैना शिवपुरी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र और साथ में आप काउंट कर सकते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी और संपूर्ण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को हम मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में काउंट करते हैं। ठीक है, अब मोस्टली अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है हमने चूंकि जब वर्षा पढ़ा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमने ये देखा था कि इन क्षेत्रों पर वर्षा की जो मात्रा है वो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम पाई जाती है। ठीक है, लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो होती है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए ये जो क्षेत्र होती है इनको शुष्क जलवायु क्षेत्र में भी हम शामिल करते हैं। हम पढ़ेंगे जब भौगोलिक आधार पर तो वहां पर भी आप पाएंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बहुत न्यून होती है। ठीक है, कम होती है। तो मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, तो बस आपको इसमें लिखना क्या है कि जब कभी भी प्रादेशिक आधार पर पूछता है कि वनों का वर्गीकरण बताइए तो आप ये मैप बनाएंगे, इन 3 भागों में बांट देंगे। अब ये जो मुरैना शिवपुरी है ये इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो हमने बताया ये उत्तरी क्षेत्र में है मध्य प्रदेश के या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अब इन क्षेत्रों पर चूंकि जो वर्षा की मात्रा है वो न्यून है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो मोस्टली हमें वन मिलते हैं वो आपको कटीले वन मिलते हैं। ठीक है, जैसे बबूल हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, पलास हो गया, हर्रा हो गया, इस प्रकार की वनस्पतियां हमें मुरैना शिवपुरी के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। और फिर 2 4 5 जिलों के नाम, अब चूंकि अगर आपको यहाँ पर पता है कि कौन कौन से जिले हैं तो उन जिलों के नाम भी आप शामिल कर सकते हैं कि मोस्टली आपका भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, इधर राजगढ़ आदि जिलों को हम मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में शामिल करते हैं। उसके बाद में बात करूं विंध्य कैमूर क्षेत्र, तो विंध्य कैमूर क्षेत्र के बारे में आप लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण मध्य भाग, ठीक है, देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का संपूर्ण मध्य भाग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को हम विंध्य कैमूर क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब आपको पता होगा कि विंध्य जो पर्वत हमने माला सीरीज पढ़ी थी श्रेणी के बारे में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो मध्य प्रदेश के मध्य में से होकर गुजरती है या है स्थिति है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसका विस्तार हमने पढ़ा था कि जो पूर्वी विस्तार है वो कैमूर श्रेणी के रूप में और भांडेर श्रेणी के रूप में हमें मिलता है। तो इन्हीं के नाम के आधार पर इस प्रादेशिक जो वन हमें मिला, हमने इस प्रदेश का नाम क्या रख दिया, विंध्य कैमूर क्षेत्र रख दिया। ठीक है, अब इसमें जो वर्षा की मात्रा पाई जाती है वो औसतन आपको मिलती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक ये औसत वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था या हम देखेंगे आगे चल करके कि यहाँ पर हमने मिट्टियों के बारे में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण जो पूर्वी भाग है वहां पर आपकी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इन्हीं लाल और पीली मिट्टी के आधार पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भागों में किस प्रकार के वनों का विकास हुआ है, साल वनों का। ठीक है, साल वृक्षों की प्रधानता के कारण हम इनको नाम दे देते हैं साल वन। लेकिन यहाँ पर साल वन जो वृक्ष है वो वनस्पति है, उसकी प्रधानता तो है, वो हमें बहुतायत मात्रा में मिलती तो है, लेकिन साथ में आपने यहाँ पर नीम देखा होगा, नीम के पेड़, महुआ देखा होगा आपने, बांस देखा होगा, हर्रा देखा होगा। तो इस प्रकार की वनस्पतियां भी हमें विंध्य कैमूर क्षेत्र में देखने मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो तीसरा है आपका वो है नर्मदा का दक्षिणी भाग। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक जब हमने मध्य प्रदेश में नदियां पढ़ी थी और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि नर्मदा का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है और वो अलीराजपुर से फिर वो बाहर निकल जाती है हमारे मध्य प्रदेश से। तो ये नर्मदा नदी का जो संपूर्ण दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग को हम किस प्रदेश में शामिल करते हैं, नर्मदा का दक्षिणी भाग में। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, आपको पता है कि ये जो संपूर्ण भूभाग है इसकी अवस्थिति हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर है। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं तो आप यहाँ पे से बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा होते हुए आप बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी इत्यादि को आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ का जो वर्षा का वितरण है वो हमने देखा था कि इन भागों पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, होती है लगभग यहाँ पर जो पचमढ़ी का क्षेत्र है 199 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसत यहाँ पर हमें
मिलती है, जबकि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें इन प्रदेशों में प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पचमढ़ी की बात करूं तो वहां पर 199 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि ये जो मालवा का पठार था, मालवा की संपूर्ण पठार में वर्षा की मात्रा हमें 75 सेंटीमीटर औसत मिलती है, ठीक है। तो औसत औसत वर्षा अगर हम लगा लें तो आप ये कह सकते हो कि 100 से लेकर सॉरी 150 से जो है सेंटीमीटर से हमें अधिक मिलती है यहाँ पर औसत वर्षा, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया, अब आपको पता है कि जो संपूर्ण नर्मदा का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर हमें दो प्रकार की मिट्टियां देखने मिलती हैं। क्योंकि ये जो भाग है, ये इसका निर्माण किस क्रम में हुआ था, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपके दक्कन क्रम की बेसाल चट्टानें मिलती हैं। तो बेसाल चट्टानों के कारण यहाँ की जो मिट्टी मिली वो कैसी मिली, काली मिली। जबकि यहाँ पर इसके इस प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर कैसी मिट्टी है आपकी, लाल और पीली मिट्टी है, ठीक है। अब इन्हीं लाल और पीली मिट्टी के आधार पर यहाँ पर कैसे वन हमें मिलते हैं, हमने देखा था साल वन मिलते हैं लाल पीली मिट्टी में। जबकि काली मिट्टी में आपके कौन से वन मिलेंगे, सागौन वन की प्रधानता होगी। तो आप बता सकते हैं कि नर्मदा का जो दक्षिणी प्रदेश है, इस प्रदेश में जो मुख्य रूप से हमें वनस्पति मिलती है वो पश्चिम की ओर हमें सागौन वन के रूप में प्राप्त होती है, जबकि पूर्व की ओर हमें साल वन के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको इस प्रदेश की अवस्थिति बताना है, वह मध्य प्रदेश के मध्य में है, उत्तर में है या दक्षिण में है। वर्षा की मात्रा आप बता सकते हो कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। इसके बाद बता सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार के वनों की प्रधानता है, कौन कौन सी वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसा कुछ करके आप जो है अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका मध्य प्रदेश के प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं भौगोलिक आधार पर। चलिए अब हम बात करते हैं भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने चूंकि जब आरेख हमने सबसे शुरू में प्रारंभ में बनाया था तो वहां पर हमने देखा था कि भौगोलिक आधार पर हमने 3 प्रकार के वनों के बारे में देखा था, जिसमें से कि पहला था आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा था उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और तीसरा था उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों प्रकार के वनों में आपको उष्णकटिबंधीय लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उष्णकटिबंधीय। तो ये क्यों लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय? तो आपको पता होगा कि हमारे जो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु हमारे प्रदेश में पाई जाती है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा, ठीक है। आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से लगभग होकर गुजरती है कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा के कारण हमारे प्रदेश की जो जलवायु है, हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। इसी के आधार पर हमने 3 प्रकार के भौगोलिक आधार पर हमने 3 प्रकार के वनों को डिवाइड किया है अपने प्रदेश में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब ये उष्णकटिबंधीय तो हमने समझ लिया, अब समझना है कि पर्णपाती वन क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ अर्ध पर्णपाती वन क्या होते हैं। तो पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं, मतलब वनों की जहां पर वनों की वनस्पतियां जो होती हैं वो पूर्ण रूप से अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ऐसे वनों को हम किसमें शामिल करते हैं? पर्णपाती वनों में। आपने देखा होगा कि गर्मियों की दिन के जब गर्मियों का मौसम प्रारंभ होता है उससे पहले ये जो कुछ वनस्पतियां होती हैं जो कि अपनी पूर्ण रूपेण से पत्तियां गिरा देती हैं, तो ऐसी वनस्पतियों को हम शामिल करते हैं पर्णपाती में। और जबकि कुछ वनस्पतियां होती हैं जो अपनी कुछ पत्तियों को गिराती हैं और इसलिए उनको शामिल करते हैं हम अर्धपर्णपाती वनों में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, वन जो है पूर्ण रूपेण से अपनी पत्तियां गिराते नहीं है। उसका रीजन क्या मिलता है? उसका रीजन है वर्षा की मात्रा या पानी की कमी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा वर्षा की मात्रा अधिक है, ठीक है, 100 से लगभग 150 सेंटीमीटर। तो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर क्या है, या अधिक पानी होने के कारण यहाँ की पेड़ों की पत्तियां जो है कम कम पत्तियों को अपनी गिराती है। अब गिराने का भी एक कारण होता है ना कि पत्तियां गिराते क्यों है पौधे? क्योंकि निश्चित रूप से वो जो ताप है, जो चूंकि गर्मियों का प्रारंभ हो जाता है तो पेड़ों को अब उसी क्रम में जब गर्मियों का मौसम चालू होता है तो वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया बहुत ज्यादा होती है। तो जितने पत्ते रहेंगे उतने हिसाब से पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी ही तीव्र गति से होगी। तो उसको कम करने के लिए पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम, पहला जो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सब बता दिया यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्यों और पर्णपाती वन किस प्रकार के वनों को हम कहते हैं। तो देखिए, इन प्रकार के वनों के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में लगभग ये जो यहाँ इस क्षेत्र को और दक्षिण के इन क्षेत्रों को हमने कैलकुलेट किया है, शामिल किया है। अगर जिलों की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो है तो पन्ना, छतरपुर, फिर आपका टीकमगढ़ आ जाएगा, सागर आ जाएगा, और यहाँ पर मोस्टली आपका जो है छिंदवाड़ा है, होशंगाबाद है, बैतूल है, खंडवा है, इन जिलों को जो है तो शामिल किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इन वनों की जो मुख्य रूप से वनस्पतियां हैं वो किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आपको जो वनस्पतियां प्राप्त होंगी दोस्तों, वो मुख्य रूप से यहाँ पर सागौन वन होंगे, शीशम के शाल वन होंगे, शीशम का होगा वनस्पतियां, साथ ही साथ आपके जो महुआ है, जो बांस वनस्पतियां हैं यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाएगी। ठीक है, और इन वनों में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद दूसरा जो है आपका वो है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्यों, इसकी भी बात हमने कर ली थी। अर्धपर्णपाती क्यों, क्योंकि इन वनों की जो वनस्पतियां होती हैं वो पूर्ण रूपेण से अपनी पत्तियों को गिराते नहीं है। ठीक है, इसलिए इन वनों को क्या कहते हैं, अर्धपर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, और इन वनों के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो लगभग सीधी शहडोल, उमरिया से लेकर के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और सिवनी तक के जिलों को शामिल किया जाता है। इन वनों की जो इस क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा होती है वो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, और जो मुख्य रूप से वनस्पति मिलती है यहाँ पर भी आपको, चूंकि ये मिट्टी का लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है तो साल वनों की प्रधानता होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बांस के वन जो है तो शहडोल, उमरिया के क्षेत्र में आपको प्राप्त होते हैं, और आपको महुआ के, नीम के वृक्ष भी यहाँ पर मुख्य रूप से देखने मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क वन का मतलब है जहां पर वर्षा की न्यून मात्रा प्राप्त होती है, वैसे वर्षा क्षेत्रों में हम शुष्क जो वनस्पतियां होती हैं उनको हम शुष्क वनों में शामिल करते हैं। ठीक है, तो आपने जब हमने मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण देखा था, वर्षा क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये देखा था कि ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक न्यून वर्षा का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका जो जिले होंगे वो नीमच, रतलाम, मंदसौर के बाद इधर आप आ जाएंगे तो आगर मालवा हो जाएगा, फिर श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना आदि जिलों को इस फील्ड में शामिल किया जाता है, इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और इस वन प्रदेश की जो प्रमुख वनस्पतियां मिलेंगी आपको वो बमूल होगी, तेंदुपत्ता है, हर्रा है, पलास है, मतलब जो छोटी छोटी आपको झाड़ियां मिलेंगी, इन वनस्पतियों को हम शुष्क वन में शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वनों की आपको विरलता देखने मिलेगी। विरलता मतलब जो यहाँ पे वनों की या वनस्पतियों की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जो वनों की डेंसिटी है, वो सघनता है, वो आपको ज्यादा देखने मिलती है। तो अगर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए कि भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश के वनों के वर्गीकरण को समझाइए, तब आपको बताना पड़ेगा कि 3 प्रकार के हैं। अब इन 3 प्रकारों के बारे में लिखना पड़ेगा एक मैप बना करके, और आपको विधिवत उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भौगोलिक वर्गीकरण। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर वनों का कौन कौन से वर्गीकरण पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्रजाति के आधार पर वनों के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रजाति के आधार पर वनों के वर्गीकरण में हमने 4 प्रकार के वनों के बारे में पढ़ा था। एक था आपका सागौन वन, दूसरा था आपका साल वन, तीसरा था बांस वन, और चौथा हमने देखा था मिश्रित वनों के बारे में। ठीक है, तो आइए अब एक्चुअली इनको हमने सागौन वन, शाल वन, बांस वन का नाम क्यों दिया, क्योंकि जब किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक वनों का जो किसी एक वनस्पति की जब प्रधानता होती है, मतलब अगर किसी एक क्षेत्र विशेष में 20% भूभाग पर कोई एक वनस्पति नाम हमें मिलती है, तो उसी के नाम के आधार पर हम उस प्रदेश का नाम रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार चूंकि यहाँ पर सागौन वन जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है, सागौन के वृक्ष होते हैं तो हमने सागौन रख दिया। यहाँ पे साल वन मिलता है, यहाँ पे बांस हमें प्राप्त होता है तो हमने बांस वन का नाम यहाँ पर दे दिया। तो अब पहले हम देखते हैं सागौन वनों के बारे में।
तो सबसे पहले आपको देखना कि सागौन वन जो होता है वो मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी भाग में प्राप्त होता है, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम मिलता हमें वो है टिक्टोना ग्रांडिस। दोस्तों इन वनों के या सागौन जो वनस्पति है, साल वनस्पति है, बांस वनस्पति है, इनके वानस्पतिक नामों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में ये वनस्पतिक नामों के बारे में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो सागौन वन है, सागौन वन का वनस्पतिक नाम क्या मिलता है? टिक्टोना ग्रांडिस, और ये हमें मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में देखने मिलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इन वनों के लिए जरूरी क्या होता है? आपको पता है कि इन यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, तो फिर भी सागौन के वनों के लिए लगभग 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर हमें सागौन वन प्राप्त होते हैं, तो वो लगभग हमें 17.88% भूभाग पर हमें जो है तो सागौन वनों की प्राप्ति होती है। इसके बाद इन वनों का उपयोग क्या है, या सागौन जो वनस्पति है, इस वनस्पति का मुख्य रूप से उपयोग जो है वो इमारती लकड़ी के रूप में हम इसको उपयोग में लेते हैं। मतलब कि इमारतों को बनाने के क्रम में, जैसे कि खिड़की बनवाते हैं आप, दरवाजे जो है, तो सागौन की लकड़ी का उपयोग जो होता है इमारतों के निर्माण के लिए और साथ ही फर्नीचर उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अब एक स्थान है जो बोरी घाटी के नाम से जानी जाती है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि होशंगाबाद जिले की बोरी घाटी में किस वनस्पति की प्रधानता अधिक है? तो यहाँ पर जो है तो सागौन वनों की प्रधानता हमें बोरी घाटी में देखने मिलती है। तो इस तथ्य को भी आपको याद रखना है, बोरी घाटी सागौन वनों की प्रधानता के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से जिले मुख्य रूप से में सागौन वन प्राप्त होते हैं, तो उन जिलों के नाम लिख सकते हैं। अगर आपको पता होंगे कि ये पश्चिमी क्षेत्र में हमें कौन कौन से जिले यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन साल वनों के बारे में, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर लिखा है मैंने, सागौन वन, चूंकि आपको पता है कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये मालवा का पठार है, और मालवा के पठार का निर्माण काली मिट्टी से हुआ है, ठीक है। तो काली मिट्टी में आपके सागौन वन होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो सागौन वनस्पति है उसके लिए कौन सी मिट्टी होना अनिवार्य है? तो काली मृदा। अब बात करते हैं साल वनों के बारे में। अब साल वनों का जो विस्तारण है वो हमारे मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में। अब जिलों के नाम तो आप यहाँ पे सतना सीधी कह सकते हैं, फिर इसके बाद उमरिया, और यहाँ पे मंडला, डिंडोरी, इसके बाद बालाघाट इत्यादि का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद मैं बात करूं कि जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो लगभग 125 से 150 सेंटीमीटर होती है। तो कहने का मतलब कि जो शाल वन है, शाल वनों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर। और जो मिट्टी मिलती है हमें मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग में, वो कौन सी मिट्टी है? लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है किसके लिए? साल वनस्पति के लिए। अब ये जो साल वनस्पति का जो वनस्पति नाम मिलता है वो है आपका शोरिया रोबुस्टा, ठीक है। शोरिया रोबुस्टा है यहाँ पर, शोरिया रोबुस्टा इसका वनस्पतिक नाम है। अब इसके बाद बात करें कि जो साल वन है वो मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर हमें पाए जाते हैं प्रतिशत क्षेत्रफल पर? तो वो है लगभग 16.54% भूभाग पर मध्य प्रदेश के हमें साल वनों की प्रधानता देखने मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका उपयोग क्या है साल वनों का? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि साल वनों का मुख्य रूप से उपयोग तो रेलवे स्लीपर कोच बनाने में किया जाता है। ये पूछा जाता है कि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किस वनस्पति की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे देगा आपको सागौन वन, शीशम वन, साल वन। तो आंसर क्या होगा आपका? साल वनस्पति की लकड़ी का, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इसके फर्नीचर बनाने के काम में भी और नाव बनाने के काम में जो है साल वनस्पति की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बांस वन। तो बांस वनों की जो प्रधानता मिलती है वो भी हमें मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, अगर आप देखें यहाँ पर तो शहडोल हो गया, उमरिया का कुछ क्षेत्र है, अनूपपुर, तो यहाँ पर आपको बांसों की प्रधानता मिलेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग जैसे कि बालाघाट हो गया, यहाँ पर भी बांस वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अब बांस का जो वनस्पति नाम मिलता है आपको वो है डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्स, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्स मिलता है हमें।
अब बांस का उपयोग क्या होता है बांस वनस्पति का? अब इसका जो उपयोग है वो कागज उद्योग में और लुगदी उद्योग में, साथ ही साथ सजावटी सामान बनाने के काम में किया जाता है। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो महीन कागज बनाने का कारखाना है, जिसको हम टिश्यू पेपर बोलते हैं, वो भी इंदौर में है। अब ये जो महीन कागज है, इस कागज का निर्माण के लिए ये बांस जो है एक प्रमुख संसाधन हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो नेपानगर कागज उद्योग के अखबारी कारखाने के बारे में सुना होगा, तो अखबारी कागज बनाने के लिए भी आपको बांस की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जो बांस है, अब चूंकि जब वन स्थिति रिपोर्ट 2017 वन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, तो उसी क्रम में चूंकि बांसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो मिलता है हमें, वो हमारे मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश को बांस स्टेट का भी दर्जा दे दिया गया। याद रखिएगा कि वर्ष जो 2017 में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में बांसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इस आधार पर हमारे मध्य प्रदेश को बांस स्टेट का दर्जा भी दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के बाद जो प्रमुख दूसरा स्थान आता है वो आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उपयोग हमने देख लिया कागज उद्योग, ठीक है, नेपानगर के बारे में, और आपका जो शहडोल में है आपका ओरिएंटल पेपर मिल, ठीक है, वहां पर चूंकि नेपानगर में आपका अखबारी कागज बनता है, और वहां पर जो शहडोल में ओरिएंटल पेपर मिल में आपका जो आपने पुस्तकें देखी होंगी, जो कॉपियां बनती हैं जिसमें व्हाइट पेपर का प्रयोग होता है, वो कहां पे बनता है? नेपानगर में, सॉरी शहडोल के ओरिएंटल पेपर मिल में। ठीक है, वो निजी क्षेत्र का उद्योग है, जबकि नेपानगर सरकारी कारखाना है। इसके बाद बात करते हैं हम मिश्रित वन के बारे में। मिश्रित वनों का जो भाग है वो लगभग मध्य प्रदेश का संपूर्ण उत्तरी और आपका मध्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अब मिश्रित वनों के अंतर्गत लगभग सागौन, साल, शीशम, नीम, महुआ, हर्रा, तेंदुपत्ता इत्यादि वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ये था आपका प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख वनोपज, और वनोपज में हम जब पढ़ते हैं सागौन और साल के बारे में, तब ये फैक्ट जो है वहां पर भी काम आते हैं। तो मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जो तथ्य है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि शासकीय आधार पर वनों के वर्गीकरण के बारे में। चलिए अब बात करते हैं शासकीय आधार पर वनों के वर्गीकरण के बारे में। तो शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण जो हमने 3 भागों में किया था, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों में। तो सबसे पहले देखना है कि आरक्षित वन क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में इन वनों का कितना क्षेत्रफल पाया जाता है, और उस क्षेत्रफल का हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आरक्षित वनों के बारे में। तो किसी भी या मैं बात करूं जो आपका भारतीय वन अधिनियम है, या किसी राज्य सरकार के द्वारा जो वन अधिनियम पारित किए जाते हैं, उन अधिनियमों के अधीन इन आरक्षित क्षेत्रों को पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, इनको नाम से स्पष्ट है, आरक्षित मतलब ये रिजर्व है ये वनों के लिए, और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपका नेशनल पार्क स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, ये जो अभ्यारण्य हो गया, वहां पर जो वनस्पति है, वह जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए ऐसे क्षेत्रों पर मानवीय गतिविधियों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ना तो वहां पर कोई मानव जा सकता है, ना तो वहां पर वो निवास कर सकता है, ना तो उस क्षेत्र के जानवरों को वो मार सकता है, ना ही वहां की वनस्पतियों को वो काट सकता है। तो कहने का मतलब है कि आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मानवों की संपूर्ण गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और ये जो क्षेत्र होते हैं ये वन अधिनियम के द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का जो कुल क्षेत्रफल मिलता है वो है आपका 61,886 वर्ग किलोमीटर का, और इस क्षेत्रफल का हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आता है आपका 65.36%। ठीक है, अब बात करते हैं हम संरक्षित वनों के बारे में। तो संरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनको सुरक्षा तो राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कानूनी
प्रतिबंध होते हैं वो आरक्षित वनों की तुलना में थोड़ा सा वहां पर आपको ढील दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आप ना तो पशुओं को मार सकते हो, हाँ मानवीय गतिविधियां अगर वहां पर कोई आपको अनुसंधान काम कार्य जाकर के करना है पेड़ वनस्पतियों के ऊपर या पशु पक्षियों के ऊपर, तो आप जो है राज्य सरकार से परमिशन लेके उन क्षेत्रों पर जा सकते हैं। लेकिन वृक्षों की कटाई, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं जो जंगल पे ही आश्रित होते हैं, वहां पर निवास करते हैं, उन लोगों को इन क्षेत्रों पर जाने की परमिशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, क्योंकि वो वनों पर ही आश्रित होते हैं, वहां की लकड़ियों को या जो वन उत्पाद होते हैं उन पर ही उनका जीवन निर्भर होता है। इस आधार पर उन लोगों को उस क्षेत्र पर जाने की जो है छूट दी जाती है। लेकिन वनों की कटाई जो है और पशुओं की जो शिकार है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है इन क्षेत्रों पर भी, ठीक है। तो संरक्षित वन जो होते हैं उनका जो कुल क्षेत्रफल है हमारे मध्य प्रदेश में वो है आपका 31,098 वर्ग किलोमीटर, और इस क्षेत्रफल का जो हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत है वो लगभग है आपका 32.84%। इसके बाद बात करें वर्गीकृत वनों के बारे में, तो आरक्षित वनों को आप छोड़ दें, संरक्षित वनों को छोड़ दें, बाकी जितना क्षेत्रफल काउंट किया जाता है वो किसमें रखा जाता है, अवर्गीकृत वनों में। इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 1705 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भूभाग में कितना प्रतिशत है, तो वो है 1.80%। ये ऐसे वन होते हैं जहां पर मानवीय गतिविधियां, मानव निवास भी कर सकता है, पेड़ पौधों की कटाई भी कर सकता है, वनोत्पाद को वो प्रयोग में भी ला सकता है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन हाँ, जीव हत्या करने पर यहाँ पर भी आप किसी जानवर को जो है वहां पर मार नहीं सकते। अगर इन तीनों वनों को मिला दिया जाए, आरक्षित वनों, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों को, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये है आपका आरक्षित वन, ये है संरक्षित वन और ये है अवर्गीकृत वनों को का क्षेत्रफल, अगर मैंने इन क्षेत्रफलों को आप जोड़ दे तो आपको मिल जाता है कितना क्षेत्रफल, 94,689 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा जो शासकीय आधार पर जो घोषित भारत हमारे मध्य प्रदेश का जो कुल वनावरण है वो कितना है आपका 94,689 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो मैंने यहाँ पर प्रतिशत भी आपको, ये जो है आरक्षित वन है, संरक्षित वनों का प्रतिशत है, ये अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है। इन तीनों प्रतिशत को मिलाने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है, ये है लगभग आपका, ये तो पूरा 100 हो गया। अगर मैं बात करूं ये जो कुल क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश का वनावरण है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में ये जो वनावरण है ये कितना क्षेत्रफल मिलता है, तो ये क्षेत्रफल है आपका लगभग 30.72%, जो कि राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। जबकि हमने वन स्थिति रिपोर्ट में देखा था कि वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो वनावरण है कुल वो कितना है, लगभग 74,882.49 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 25.14। जबकि यहाँ पर क्या है देखा है हमने कि यहाँ पर राज्य शासन की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में जो कुल वनावरण है वो 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वनों का वर्गीकरण। तो चलिए अब देखते हैं कि वन विभाग के अनुसार जो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया था वो 3 प्रकार में किया गया। एक था आपका राजकीय वन, और दूसरा है निगम निकाय वन, और तीसरा है निजी वन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष बातें नहीं है, लेकिन फिर भी जो राजकीय वन है, अब निश्चित रूप से जो राज्य सरकार के संरक्षण में जितनी भी वन भूमि आती है उस वन भूमि को आपको शामिल करना रहता है राजकीय वनों के अंतर्गत। अब निश्चित तौर पर ये जो है ये वन मध्य प्रदेश, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा जितनी भी आरक्षित संरक्षित भूमि होगी उन भूमियों को हम इस प्रकार के वनों में शामिल करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नगर निगम निकाय वन। तो जितने भी प्रकार के हमें निगम देखने मिलते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, ठीक है, तो इन सभी के द्वारा चूंकि इनका भी एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, इन निगमों का, इन निकायों का, तो उनके अधीन, उनके क्षेत्र, उनके राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाले जितने भी वन क्षेत्र हैं उन वन क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं, निगम निकाय वनों के नाम से। अब नेक्स्ट है आपका निजी वन।
तो निजी वन में जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अपनी निजी भूमि में जब पेड़ पौधे लगा करके एक जंगल एक वन का स्वरूप उसको देता है, तो उस प्रकार के वनों को आपको निजी वन के रूप में जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश सरकार, चूंकि हमारे भारत भर में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को बार बार जागरूकता अभियान के साथ साथ प्रोत्साहन स्वरूप जो है उन्हें कम दर पर जो है वनस्पतियों के जो छोटे छोटे पौधे जो है वो वितरण भी किए जाते हैं, ताकि लोग प्रोत्साहित हो, जागरूक हो और अपनी निजी भूमि पर जो है इस प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल है उसमें विस्तार हो पाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, तो जिसको हमने 5 आधारों पर पढ़ा था, फिर उनके भी हमने कई हिस्से देखे, उनके भी कई भाग देखे हमने। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका ये पूर्ण होता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है आपका वो है मध्य प्रदेश में वन वृत्तों के बारे में, कि हमारे मध्य प्रदेश में जो वन वृत्त हैं, फिर वो वन वृत्त में मंडलों के बारे में, वो सारी चीजें देखेंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं वन मंडलों और उन मंडलों के प्रशासन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम कि हमारे मध्य प्रदेश में वन वृत्त एवं इन वन वृत्तों का प्रशासन किस प्रकार से होता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने वन वृत्त हैं उनके बारे में मैंने एक पूरी टेबल यहाँ पे बनाई है, और कितने वन वृत्त हमारे मध्य प्रदेश में हैं, कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पर मैप बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना हमने पढ़ा था कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 24 जुलाई 1975 में किया गया, और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अधिकरण की स्थापना 19 अप्रैल 2010 में की गई। अब बात करते हैं हम कि वन वृत्तों के बारे में, कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वन इकाइयां बनाई है और उनकी संख्या को भी यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है। तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त हैं पाए जाते हैं, तो वो संख्या यहाँ पर लिखी हुई कितने हैं, 16 है। ठीक है, फिर वन वृत्त कितने वन मंडलों में बटे हुए हैं, तो वो है आपकी 63। फिर ये वन मंडल जो है, तो वन मंडल कितने उप वन मंडलों में विभाजित है, तो वो है आपका 135। इसके बाद है यही उपमंडल परिक्षेत्रों में बटे हुए उनकी संख्या है 473। यही परिक्षेत्र उपवन परिक्षेत्र में बटे हुए उनकी संख्या है 1871, 1871। और इसके बाद है आपका परिसरों की संख्या है आपका 8286, मतलब 8286। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र होता है वो है आपका वन वृत्त। तो वन वृत्त कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या आपको मिल चुकी है, कितने हैं वो 16 है। तो कौन कौन से वन वृत्त हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने वो सब सारी चीजें यहाँ पर बना दी हैं। पहला है जैसे आपका ग्वालियर वन वृत्त के नाम से जाना जाता है ये। दूसरा है आपका शिवपुरी, तो इस प्रकार से छतरपुर है आपका, रीवा है, शहडोल है आपका, फिर सागर है, भोपाल है, इधर देखें तो उज्जैन है, इंदौर है, वैसे खंडवा है, बैतूल है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है। अगर मैं याद करने की बताऊं आपको कि इसको याद कैसे करना है, तो आपको मध्य प्रदेश के संभागों के नाम पता है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हम पढ़ते हैं, 10 संभाग हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं देखूं तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग हैं, तो एक आप पढ़ते हैं ग्वालियर संभाग के बारे में। तो सबसे पहले हम संभागों को देख लिए तो हमारे पास निकल कर आ जाएंगे कितने हैं संभागों के नाम पर वन वृत्त हमारे मध्य प्रदेश में। तो एक हो गया आपका ग्वालियर संभाग हम पढ़ते हैं, तो ये भी ग्वालियर वन वृत्त है। रीवा हम पढ़ते हैं शहडोल के बारे में, हम पढ़ते हैं सागर के बारे में, भोपाल हो गया, उज्जैन है आपका, इंदौर है, इसके बाद है आपका जबलपुर हो गया। ठीक है, तो अगर संख्या आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तो आपको ऐसे ही नाम मिल गया। 10 संभागों में से 8 संभाग जो है वो आपके वन वृत्त भी है। ठीक है, अब 8 तो मिल गए आपको, फिर 8 कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनमें वन वृत्त पाए जाते हैं और वो संभाग नहीं है, तो आप नाम देख ले, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद और आपका शिवपुरी, छतरपुर। तो ये जो है ये वन वृत्त तो है लेकिन ये संभाग नहीं है। तो आप ऐसे करके जो है तो बड़े आसानी तरीके से याद
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 16 वन वृत्त। अब मैं अगर बात करूं तो इन्हीं वन वृत्तों को हमने संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत क्षेत्रफल में हमने बांटा है। हमने अभी देखा था क्या कि यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रफल कुल कितना है, 61,886 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित क्षेत्रफल कितना है, 31,098 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत क्षेत्रफल कितना है, 1,705 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इन्हीं क्षेत्रफलों को हमने इन 16 वनवृत्तों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि अगर मैं बात करूं कि इन वनवृत्तों का ये जो हमारे मध्य प्रदेश में वनावरण है, वो उस वनावरण को आप जोड़ लें कि कितना है, और उसी वनावरण को हमने इन 3 भागों में बांटा है, इन 16 वनवृत्तों में। फिर वो डिवाइड होते होते चला जाता है कि वन वृत्त हम वन मंडल में बांटा, हमने वन मंडल को उप वन मंडल में बांटा, और उसी प्रकार से उनका प्रशासन भी क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इन जो 16 वन वृत्त हैं, इन 16 वन वृत्तों में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इन 16 वन वृत्तों में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा है आपका कौन सा वन वृत्त, खंडवा वन वृत्त। ठीक है, इसके बाद बात करें सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, तो सबसे छोटा ये लिखा हुआ है आपका, सबसे छोटा है आपका होशंगाबाद वन वृत्त। तो 2 फैक्ट यहां से मिल गए कि अगर कभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, या ऐसे वन वृत्त का नाम बताइए जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आ जाएगा खंडवा, और सबसे छोटा कौन सा है तो हो जाएगा होशंगाबाद। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि किस वन वृत्त में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि इन्हीं 3 भागों में हमने इन 16 वन वृत्तों को बांटा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि संरक्षित क्षेत्र किस वन वृत्त में सर्वाधिक मिलता है, तो यहां पर भी नाम किसका आएगा, खंडवा का। ठीक है, खंडवा वन वृत्त में सर्वाधिक क्षेत्र संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक मिलता है। अब जब खंडवा में सर्वाधिक है तो सबसे कम कहां है संरक्षित वनों का क्षेत्रफल, तो सबसे कम मिलेगा आपको, देखिए यहां पर है आपका छतरपुर वन वृत्त। तो छतरपुर वन वृत्त में संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम है, सबसे कम है। ठीक है, अब बात करते हैं, संरक्षित की बात हो गई, अब आरक्षित की बात करते हैं कि किस वन वृत्त में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो निश्चित तौर पर यहां फिर से नाम आता है आपका छतरपुर। तो छतरपुर में आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक मिलता है, और सबसे कम कहां मिलेगा, जस्ट इसका अपोजिट आपको खंडवा में देखने मिलेगा। पुनः एक बार तो देखिए, खंडवा में आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर सिर्फ आप 2 वन वृत्तों को ही नाम आपको याद रखना है, एक है आपका खंडवा और दूसरा है आपका छतरपुर। अगर खंडवा छतरपुर में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि यहाँ पर संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक खंडवा में, तो छतरपुर में सबसे कम मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आरक्षित क्षेत्रफल सर्वाधिक है छतरपुर में, तो आरक्षित वनों का क्षेत्रफल सबसे कम कहां मिलेगा आपको, खंडवा में मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा तो खंडवा वन वृत्त है ही, सबसे छोटा है आपका होशंगाबाद। इसमें एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि जबलपुर जो वन वृत्त है उसमें अवर्गीकृत वनों का जो क्षेत्रफल है, मतलब कि 17,705 वर्ग किलोमीटर में का जो क्षेत्र है वो अवर्गीकृत क्षेत्रफल है, अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल है हमारे मध्य प्रदेश में। तो सबसे अधिक अवर्गीकृत वन किस वन वृत्त में मिलते हैं, तो वो नाम होगा आपका जबलपुर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि हमने वन वृत्तों को किसमें बांटा था, वन मंडल में। तो जैसे यहाँ पर जबलपुर हो गया, ठीक है, अब जबलपुर के आसपास जैसे आपका मंडला है, डिंडोरी है, तो संभवतः मंडला डिंडोरी को हमने किसमें शामिल किया होगा, वन मंडलों में। ठीक है, और इस वन मंडल को, जो मंडला और डिंडोरी है, उसको हमने किस वन वृत्त में शामिल किया, जबलपुर वन वृत्त में। आई बात समझ में। तो एक फैक्ट और यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमारा मंडला वन मंडल है, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक मिलता है। अभी तक हमने बात करी थी कि किस वन वृत्त का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो नाम आता है खंडवा। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा वन मंडल मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो वो नाम किसका आएगा, मंडला का। और मंडला जो वन मंडल है वो किस वन वृत्त के अधीन आता है, तो नाम होगा जबलपुर का। आई बात समझ में। तो ये तो था हमारे मध्य प्रदेश में वन वृत्त। हमने देखा कि 16 वन वृत्त हैं,
कौन कौन से हैं वो भी हमने देख लिया, उनकी क्या खास विशेषता है उसकी भी बात कर ली। अब बात करते हैं इन वन वृत्तों के प्रशासन के बारे में। जो हमने इन इकाइयों को हमने विभाजित किया है कि सबसे बड़ी इकाई है वन वृत्त, सबसे छोटी इकाई है परिषद, तो किस प्रकार से इनमें प्रशासन होता है। तो आइए अब बात करते हैं हम, जो हमने अभी तक वन मंडल के बारे में पढ़ा, अब इन्हीं वन मंडलों में कैसे प्रशासन है होता है उनकी बात हम करते हैं। तो वन वृत्तों में प्रशासन के बारे में तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि वन वृत्त होते हैं मध्य प्रदेश में 16, उनको हमने बांटा 63 वन मंडलों के में, और वन मंडल को हमने बांटा 135 उप वन मंडल में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना जो है तो 24 जुलाई 1975 में हुई। अब इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो इसका प्रमुख अधिकारी जो है राज्य वन विकास निगम का, वो होता है पीसीसीएफ कहलाता है, मतलब कि प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, ये एक सचिव स्तर का व्यक्ति होता है। अब ये जो होता है ये एक आईएफएस ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट सर्विस से नियुक्त होते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जो कि राज्य वन विकास निगम का प्रमुख अधिकारी है। अब इसके बाद आपको पता है कि इस निगम में तो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी वन क्षेत्रफल है, चाहे वो आरक्षित हो, संरक्षित हो या वर्गीकृत हो, अब इन्हीं को हमने 16 वन वृत्तों में बांटा है। तो इसके बाद अब आता है वन वृत्तों में का वन जो 16 है। अब इन्हीं वन वृत्तों का जो प्रमुख अधिकारी है वो क्या कहलाता है, आपका मुख्य वन संरक्षक, जिसको हम बोलते हैं सीसीएफ, चीफ ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं अपन। तो ये कहलाता है आपका मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, अब ये जो मुख्य वन संरक्षक है ये आपके वन वृत्तों का जो है प्रमुख अधिकारी होता है। तो आप अब मध्य प्रदेश में हमारे 16 वन वृत्त हैं, तो ये कितने सीसीएफ होंगे, कितने मुख्य वन संरक्षक होंगे, 16 ही होंगे। हर वन वृत्त पे एक आपका सीसीएफ अधिकारी बैठा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसके बाद आपका होता है वन मंडल मुख्य अधिकारी। अब ये इन वन मंडलों में बैठता है जो कि 63 है। तो प्रदेश में कितने मुख्य वन मंडल मुख्य अधिकारी होंगे, उनकी भी संख्या 63 होगी। अब इन्हीं वन मंडल के बाद आपका जो अधिकारी बैठता है वो उप वन मंडल अधिकारी कहलाता है, एसडीडीएफ, मतलब ये है सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। ये उप वन मंडल अधिकारी कहलाता है, जो यहाँ पर बैठते हैं, इनकी भी संख्या 135 होती। तो इसी प्रकार से प्रशासन जो है इन वन वृत्तों का या वन मंडलों का या उप वन मंडलों का संचालित होता है। तो मैं सबसे बात करूं, जो सबसे डिप्टी रेंजर होता है वो इस परिसर का प्रमुख अधिकारी होता है, जिसकी संख्या लगभग 8286 है, 86 है। ठीक है, तो डिप्टी रेंजर इन परिसरों का प्रमुख अधिकारी होता है, और जो रेंजर होता है वो है आपका उपवन परिक्षेत्र का अधिकारी होता है, जिनकी संख्या है आपका 1871। तो इसी प्रकार से ये प्रशासन जो है आगे बढ़ता जाता है, और सबसे ऊपर बैठे हुए आपके प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जो कि राज्य वन विकास निगम के मुख्य अधिकारी होते हैं, और ये एक आईएफएस ऑफिसर होते हैं। अब आपको पता है कि राज्य पीसीएस की परीक्षा से इनकी नियुक्ति की जाती है डिप्टी रेंजरों की, फिर वो अपग्रेड होते जाते हैं और रेंजर बनते हैं, फिर वो उप वन मंडल अधिकारी, फिर वो मंडल अधिकारी बनते हैं, इस प्रकार से वो बढ़ते जाते हैं। तो ये है हमारे वन मंडलों की संख्या और इन्हीं वन मंडलों का प्रशासन। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल हमने अभी वनों का वर्गीकरण किया था, साथ में वन वृत्तों के बारे में समझा और इन वन वृत्तों के प्रशासन के बारे में समझा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद चूंकि अभी वन क्षेत्र से संबंधित ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश में वन, इससे संबंधित भी अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी छूटे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनते हैं। तो वहां पर अभी हमने जो प्रमुख जो क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके कि प्रमुख वनोपज बताइए। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज का वर्णन करें कि मध्य प्रदेश के जंगलों से हमें कौन कौन सी वन उपज प्राप्त होती है। साथ में हम नवीन वन नीति के बारे में भी बात करेंगे,
जो कि मेंस के प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं, साथ में जो प्रीलिम्स के कुछ तथ्य हैं उनकी भी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।